तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे क्राइम की पड़ताल करने वाले हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगता। सोचिए, एक चलती ट्रेन, भारी हथियारों से लैस गार्ड्स और उनकी नाक के ठीक नीचे से करोड़ों की चोरी। सच में ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। इस पूरे रहस्य के केंद्र में है एक बहुत ही बड़ी रकम, पूरे 5 करोड़ 78 लाख रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जिसे एक तेज रफ्तार से भागती ट्रेन से ऐसे गायब कर दिया गया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी, वो भी बिना किसी की नजर में आए, कैसे मुमकिन हो सकती है। भाग 1, एक बेहद अहम सफर। तो इस पूरी कहानी का मंच तैयार होता है 8 अगस्त 2016 की रात को। सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस अपने तय रूट पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन ध्यान रहे, ये कोई रोजमर्रा का आम सफर बिल्कुल नहीं था। इस ट्रेन में डकैतों का असली निशाना कोई आम यात्री या उनके गहने नहीं थे। हैरानी की बात तो यह है कि इस ट्रेन में 226 सीलबंद लकड़ी के बक्सों में पूरे 342 करोड़ रुपए रखे हुए थे। अब ये बिल्कुल कड़क और नए नोट नहीं थे। इन्हें फटे पुराने नोट या सॉइल्ड करेंसी कहा जाता है। ये वो नोट होते हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल से खराब हो जाते हैं और जिन्हें बैंक इकट्ठा करके नष्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास भेजते हैं। और जाहिर है, इतने बड़े खजाने के साथ सुरक्षा भी वैसी ही होनी चाहिए। सुरक्षा वाकई बहुत कड़ी थी। इस खजाने से ठीक एक कोच पीछे 18 पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे, वो भी पूरी तरह से हथियारों से लैस और बिल्कुल अलर्ट। लेकिन फिर भी इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद चोरों ने उन्हें पूरी तरह से चकमा दे दिया। भाग 2, ट्रेन की छत पर डकैती। अब जरा उस रात के अंधेरे की कल्पना कीजिए। 5 अनजान साए एक तेज चलती ट्रेन की छत पर सवार थे। इन चोरों की प्लानिंग सच में किसी मास्टरमाइंड जैसी थी। देखिए, सेलम से वृद्धाचलम तक ये ट्रेन डीजल इंजन पर चलती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि छत पर जाना अपेक्षाकृत सुरक्षित था। लेकिन वृद्धाचलम के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन जुड़ जाता है, यानी जानलेवा हाई वोल्टेज तार। डकैतों को ये लूपहोल बहुत अच्छी तरह से पता था। उनके पास अपना काम खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंजन बदलने तक का ही वक्त था। ये सब कुछ बेहद तेजी से हुआ। सोचिए, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरती हुई ट्रेन और उसके लोहे की छत को उन्होंने बैटरी से चलने वाले कटर से काटना शुरू किया। उन्होंने एक 2 बाय 2 फीट का छेद बनाया, रस्सी से अंदर उतरे, बक्सों के ताले तोड़े और बस नोटों को अपनी लुंगियों में भरना शुरू कर दिया। इसके बाद रास्ते में एक धीमा मोड़ आते ही उन्होंने कैश से भरी ये लुंगियां बाहर अंधेरे में खड़े अपने साथियों की ओर फेंक दी। अगर उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालें तो रात 10:15 बजे उन्होंने ट्रेन की छत काटना शुरू किया और 11 बजे वृद्धाचलम पहुंचने से पहले ही, यानी 1 घंटे से भी कम वक्त में, अपना काम तमाम कर दिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? पुलिस को अगली सुबह चेन्नई पहुंचने तक इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके पीछे वाले डिब्बे में करोड़ों की चोरी हो चुकी है। भाग 3, एक उलझा हुआ इन्वेस्टिगेशन। अगली सुबह चेन्नई में जब आरबीआई के अधिकारियों ने वो डिब्बा खोला तो नज़ारा बिल्कुल हैरान करने वाला था। चारों ओर नोट बिखरे पड़े थे, बक्से टूटे हुए थे और छत में बने उस छेद से सूरज की रोशनी सीधे अंदर आ रही थी और करोड़ों रुपए हवा हो चुके थे। जाहिर है, इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। लेकिन शुरुआती जांच में उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी। ना कोई सीसीटीवी फुटेज था, ना कोई गवाह। ट्रेन में खून के कुछ धब्बे जरूर मिले, लेकिन वो किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। और तो और, इस पूरी घटना में किसी अंदर वाले की मिलीभगत का भी शक गहराने लगा था। लेकिन सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव चुनौती कुछ और ही थी। जरा सोचिए, बिना सीरियल नंबर के करोड़ों रुपए के चोरी हुए कैश को आखिर ट्रैक कैसे किया जाए? क्योंकि ये फटे पुराने नोट थे, इसलिए बैंकों ने इनके सीरियल नंबर रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। इस एक बात ने पुलिस और जांच एजेंसियों को लगभग 2 साल तक बुरी तरह उलझाए रखा। भाग 4, सैटेलाइट और मोबाइल ट्रैकिंग। अब जब जांच के सारे पुराने तरीके फेल हो गए तो अधिकारियों ने अपना अप्रोच बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने आईटी एक्सपर्ट्स और हाई एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिसने इस पूरे केस में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट ला दिया। इस हाईटेक जांच के नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। मोबाइल टावर डेटा खंगालने पर पता चला कि मध्य प्रदेश के कुछ मोबाइल नंबर बिल्कुल उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे जिस स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। और फिर
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सैटेलाइट इमेजरी की मदद ली गई। इसमें ट्रेन की छत पर कुछ इंसानी आकृतियां साफ दिखाई दी जो वृद्धाचलम से ठीक पहले गायब हो गईं। इन दोनों सबूतों ने मिलकर 11 संदिग्धों की पहचान पक्की कर दी। हालांकि ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। इस पूरी जांच में पूरे 730 दिन लग गए। जी हाँ, पारधी गैंग के पहले सदस्य को ट्रैक करने और उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को पूरे 2 साल का लंबा वक्त लग गया। इस पूरी वारदात के पीछे का मास्टरमाइंड था मोहन सिंह पारधी, और इसकी प्लानिंग किसी भी आम अपराधी से कहीं ज्यादा गहरी थी। पारधी गैंग ने रातों रात इस चोरी को अंजाम नहीं दिया था। वे लोग बाकायदा सेलेम गए, वहां मजदूरों का भेष बनाकर रेलवे ट्रैक के पास झोपड़ियों में रहे और हफ्तों तक ट्रेन के रूट, टाइमिंग और सिक्योरिटी पैटर्न का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। भाग 5, नोटबंदी का ट्विस्ट। अब इस पूरी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तारीख थी 8 नवंबर 2016। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती के महज 3 महीने बाद भारत सरकार ने अचानक नोटबंदी की घोषणा कर दी। पुराने 500 और 1000 के नोट रातों रात महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए। जरा इस विडंबना को देखिए। जिन चोरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर इतनी खतरनाक प्लानिंग के साथ वो पुराने नोट चुराए थे, वो उन्हें खर्च करने से पहले ही पूरी तरह बेकार हो गए। मजबूर होकर उन डकैतों को अपनी ही करोड़ों रुपयों की उस शानदार लूट में खुद अपने हाथों से आग लगानी पड़ी। इस दुस्साहसिक अपराध ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की कई बड़ी खामियां उजागर कर दीं। इसके बाद रेलवे और आरबीआई को फौरन कई कड़े कदम उठाने पड़े। अब गार्ड्स ठीक उसी डिब्बे के अंदर बैठते हैं जहां कैश रखा होता है। साथ ही अब कैश कंसाइनमेंट पर जीपीएस ट्रैकिंग और रियल टाइम सीसीटीवी सर्विलांस को भी पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन जांच इतनी लंबी चलने और तमाम हाईटेक तरीकों के इस्तेमाल के बावजूद इस केस का कानूनी नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। मास्टरमाइंड मोहन सिंह पारधी पर 50 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज थीं। फिर भी 2021 में उसे सबूतों की कमी का हवाला देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर देश की सबसे बड़ी, सबसे हाईटेक ट्रेन डकैती का मास्टरमाइंड महज कुछ तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर कानून के शिकंजे से आसानी से बच निकल सकता है, तो फिर न्याय की उम्मीद आखिर कैसे की जाए? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।